हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 2। और ये चैप्टर नंबर 2 जो कि दंड न्यायालय और कार्यालयों के बारे में बात करता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। ये आपका चैप्टर नंबर है 2, धारा 6 से लेकर 20 सेक्शन तक। और इसी के रिसेंबल यानी इसी के साथ में रिलेवेंट था चैप्टर नंबर 2 सीआरपीसी में धारा 6 से लेकर 25A तक। तो इसमें से कुछ सेक्शन हटा दी गई हैं, यानी अगर आप यहाँ पे देखो 5 के बाद 20 सेक्शन तक है, तो यानी 15 सेक्शन इसमें टोटल है। ठीक, लेकिन अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 5 के बाद 25 तक है और 25A है, यानी 20 सेक्शन और प्लस 25A यानी टोटल 21 सेक्शन थी। और यहाँ पर 15 सेक्शन है टोटल, तो यानी 6 सेक्शन इसमें कम है। इसका मतलब है कि जो सीआरपीसी की धारा 8, 10 दो सेक्शन ये हो गई, 16, 17, 18 और 19 इन सेक्शन को रिपील कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। वो बीएनएसएस में उसका प्रोविजन नहीं रखा गया है। ठीक, 8 जो आपकी मेट्रोपॉलिटन एरिया से रिलेटेड थी, महानगर क्षेत्र से संबंधित, और 10 जो कि आपके जो असिस्टेंट आपका सेशन जज थे, सहायक सेशन न्यायाधीश जो थे, उनका जो पद था वो समाप्त कर दिया गया। और 16 से 19 तक जो महानगर मजिस्ट्रेट से संबंधित प्रोविजन थे आपके, वो समाप्त कर दिए गए हैं। तो ये जो एडिशन यानी जो सेक्शन जोड़ी गई हैं या जो सेक्शन हटा दी गई हैं सीआरपीसी से, वो हमारी पहली वाली जो वीडियो है ना, उसमें ये सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, कौन कौन सी सेक्शन हटाई गई हैं और कौन कौन सी सेक्शन जोड़ी गई हैं। तो अभी फिलहाल में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि हर सेक्शन को कि कौन सी सेक्शन किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सेक्शन 6 को। 6 से लेकर 20 तक है ये प्रोविजन, तो धारा 6 को पढ़ते हैं। धारा 6 क्या कहती है? धारा 6 जो वो दंड न्यायालयों के वर्गों के बारे में प्रावधान करती है। ठीक है, यानी क्लास क्या होंगी क्रिमिनल कोर्ट्स के। तो इसमें जो क्लास होंगी, इसमें ये कह रहा है कि एक तो हाई कोर्ट हो गया, ठीक, और दूसरा इस संहिता से अलग किसी विधि के अधीन कोई गठित न्यायालय है, उसके अतिरिक्त हर राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय होंगे। तो अगर वर्ग की बात करी जाए, इसमें क्लास की बात की जाए, तो 1, 2, 3 और 4 वर्ग दिए हुए हैं। ठीक है ना, इसमें हाई कोर्ट को इसमें अलग वर्गों में काउंट नहीं किया गया है। हाई कोर्ट भी दंड न्यायालयों के अंतर्गत में आता है। लेकिन जब क्लास की बात की जाएगी तो 4 क्लासेस में इसमें बांटी गई हैं, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन है पहला, दूसरा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो गया, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ठीक, इसमें जो महानगर मजिस्ट्रेट है वो नहीं है। ऑप्शन में इस तरह से आ सकता है क्वेश्चन में कि महानगर मजिस्ट्रेट हो या सीजेएम हो, जैसे सीजेएम आ जाए तो ऑप्शन में, तो वो भी नहीं है। महानगर मजिस्ट्रेट का आ जाएगा, वो तो उससे रिलेटेड प्रोविजन तो सारे समाप्ति कर दिए गए हैं, तो ये आपके आ सकते हैं। या सहायक सेशन न्यायाधीश या इस तरह से पद आएगा तो अलग। तो सेशन न्यायालय, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इनके बारे में प्रावधान जो है आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है धारा 7। धारा 7 प्रादेशिक खंड के बारे में प्रावधान करती है, यानी टेरिटोरियल जो डिवीजन होता है उसके बारे में बात करती है। यानी प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड होगा। सेशन खंड मतलब सेशन डिवीजन होगा, और सेशन खंड से मिलकर बनेगा। और प्रत्येक सेशन खंड इस संहिता के प्रयोजन के लिए एक जिला होगा, या फिर वह जिलों से मिलकर के बनेगा, यानी कई जिले हो जाएंगे एक सेशन खंड में। तो प्रत्येक राज्य में एक सेशन खंड हो सकता है, या सेशन खंडों से मिलकर बनेगा का मतलब हो गया एक से अधिक सेशन खंड हो सकते हैं राज्य में। ऐसे ही प्रत्येक सेशन खंड में या तो एक जिला हो सकता है या फिर कई जिले हो सकते हैं। ठीक है ना, सेशन खंड में। सेकंड कहता है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श के बाद, ये प्रोविजन आपको याद रखना है, ऐसे खंडों और जिलों की सीमाओं में या उनकी संख्या में परिवर्तन कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तीसरा कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से परामर्श के बाद फिर किसी भी जिले को उपखंडों में विभाजित कर सकती है
और ऐसे उपखंड, उपखंड मतलब सब डिवीजन जो होते हैं, ऐसे उपखंडों की सीमाओं या संख्याओं में परिवर्तन कर सकती है। यानी खंडों में और जिलों की सीमाओं में, संख्याओं में परिवर्तन राज्य सरकार हाईकोर्ट से परामर्श के बाद करती है, और जिलों को उपखंडों में विभाजित भी कर सकती है और उपखंडों की भी सीमाएं और संख्याएं परिवर्तित कर सकती है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में इस संहिता के प्रारंभ के समय यानी 1 जुलाई 2024 के समय विद्यमान कोई सेशन खंड या जिले और उपखंड इस धारा के अधीन वो सेशन खंड या उपखंड माने जाएंगे। ठीक, अब आती है नेक्स्ट सेक्शन, चूंकि 8 यहां से हटा दी गई है, महानगर मजिस्ट्रेट से संबंधित, महानगर मतलब एरिया से संबंधित होती, मेट्रोपॉलिटन एरिया से संबंधित, तो इसलिए अब जो 9 सेक्शन थी उसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में प्रावधान करती थी, अब वो धारा 8 हो गई, क्रमांक चेंज हो गया। तो ये सेशन न्यायालय की बात करती है, कोर्ट ऑफ सेशन की धारा 8। धारा 8 क्या कहती है? राज्य सरकार सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय की स्थापना करेगी। यानी पहला पॉइंट कहता है सेशन न्यायालय की स्थापना कहां दी हुई है? धारा 8 क्लॉज 1 में। कौन करता है? राज्य सरकार करती है। कहां की जाती है? प्रत्येक सेशन खंड के लिए की जाती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रत्येक सेशन न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो पीठासीन अधिकारी वही होते हैं, और उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? हाईकोर्ट करता है। ठीक, परामर्श से नहीं करता, हाईकोर्ट खुद करता है। सेशन न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति, तो दो, पहले में सेशन खंड की स्थापना, दूसरे में नियुक्ति सेशन जजेस की। तीसरा कहता है हाईकोर्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नियुक्त कर सकता है। तो तीसरा ये प्रोविजन हो गया, यानी अपर सेशन न्यायाधीश की नियुक्ति तीसरे क्लॉज में हो गई। उसके बाद फोर्थ क्लॉज क्या कहता है? फोर्थ कह रहा है कि हाईकोर्ट के द्वारा एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड का अपर सेशन न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकती है, और ऐसी दशा में वह मामलों को निपटाने के लिए दूसरे खंड के ऐसे स्थान या स्थानों में बैठ सकेगा जिसका हाईकोर्ट जो है वो निर्देश दे। ठीक है ना? तो एक सेशन खंड के सेशन न्यायाधीश को दूसरे खंड के अपर सेशन न्यायाधीश में नियुक्त कर सकती है। यानी एक तरह से ट्रांसफर जो हो गया सेशन खंड में एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायाधीश जो है, तो वहां पे एक तरह से एक न्यायाधीश को जो है दूसरा अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। तो ये हो गया। उसके बाद में पांचवा जो पॉइंट है इसमें वो क्या कहता है? जहां किसी सेशन न्यायाधीश का पद रिक्त है, तो पद रिक्ति के दौरान किसी सेशन जज की अगर पद रिक्ति है तब हाईकोर्ट जो है किसी अति आवश्यक आवेदन के जो ऐसे सेशन न्यायालय के समक्ष किया जाता है या ऐसे सेशन न्यायालय के समक्ष में वो पेंडिंग है, तब हाईकोर्ट किसी अति आवश्यक आवेदन के किसी अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सेशन खंड के सीजेएम के द्वारा निपटाए जाने के लिए व्यवस्था कर सकती है हाईकोर्ट। और फिर ऐसा प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता होगी। ठीक है ना? तो ये आपका पद रिक्ति में जब सेशन जज की पद रिक्ति होती है तो उसमें हाईकोर्ट जो है वो अपर सेशन न्यायाधीश को या फिर सीजेएम को, है ना, एडिशनल यहां पे हो गया एडिशनल आपका सेशन जज और या फिर सीजेएम, इनको सेशन जज की पद रिक्ति में उन्हें कार्यभार दे सकती है। ठीक, उसके बाद में जो 6th क्लॉज है आपका, इसमें जो 6th क्लॉज है वो क्या कहता है? सेशन न्यायालय सामान्यतः अपनी बैठक, तो सेशन न्यायालय की बैठकें वो कहां दी हुई है? 8 के 6 क्लॉज में, 6th क्लॉज में। सेशन न्यायालय की बैठक, अपनी बैठक वो ऐसे स्थान पर या स्थानों पर करता है जो हाईकोर्ट अधिसूचना के द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। लेकिन अगर कहीं विशेष मामला है तब वहां पे और सेशन न्यायालय की ये राय है कि सेशन खंडों में से किसी अन्य स्थान में बैठक करने से पक्षकारों को और साक्षियों को सुविधा हो सकती है,
तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से, देखो कंसेंट से कर रहा है, दोनों के, प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड की सहमति से उस मामले को निपटाने के लिए या उसमें किसी साक्षी या साक्ष्यों की परीक्षा करने के लिए उस स्थान पर बैठक कर सकता है जब किसी विशेष मामले में सेशन न्यायालय की राय होती है कि सेशन खंड से अन्य स्थान पर बैठक करने के लिए। और इसी से एक रिलेटेड केस है केहर सिंह वर्सेस राज्य दिल्ली प्रशासन। ये एक केस है, इसमें तिहाड़ जेल में सेशन न्यायालय के द्वारा बैठक की गई थी और वह अधिसूचना के अनुसरण में की गई थी, यानी है ना, हाईकोर्ट अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे तो हाईकोर्ट के द्वारा अधिसूचना के अनुसरण में ही वो बैठक की गई थी, तो उसको संवैधानिक ठहराया गया था, उसको वैधानिक मतलब जो वो ठहराया गया था। तो केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के केस में। उसके बाद में इसमें 7th क्लॉज आता है, और जो 7th क्लॉज है ये आपका धारा 10 जो थी सीआरपीसी की, उसका 2nd क्लॉज, क्योंकि धारा 10 तो है नहीं, अब धारा 10 का ही जो 2nd क्लॉज था उसी से रिलेटेड है ये, कि सेशन जज जो होता है वो समय समय पर ऐसे अपर सेशन जज, अब यहाँ पे जो अपर सेशन जज है ना, यहाँ पहले सहायक सेशन जज था, धारा 10 में सहायक सेशन जज, यहाँ पे सहायक सेशन जज था जो कि अब है अपर सेशन जज। तो सेशन न्यायाधीश समय समय पर ऐसे अपर सेशन न्यायाधीश के बीच कार्य के वितरण के संबंध में, यानी यहाँ पर क्या किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेसेस किया जा रहा है, उसके संबंध में आदेश दे सकता है सेशन जज। और ये जो था आपका 10 का तीसरा क्लॉज था सीआरपीसी का, यहाँ पे जो 8वां है कि सेशन जज अपनी अनुपस्थिति में या फिर कार्य करने में असमर्थता की कंडीशन में और अति आवश्यक आवेदन पर किसे अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा या अपर सेशन न्यायाधीश नहीं है तो सीजेएम के द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है, ठीक है ना। और ये समझा जाएगा कि ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्रवाई करने की अधिकारिता है। तो बेसिकली इसमें से जो अपर सेशन न्यायाधीश है, यहाँ पर भी सहायक सेशन न्यायाधीश जो पद था उसको जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये आपका 8 का क्लॉज 8 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद में जो नेक्स्ट है यहां से वो है धारा 9। अब धारा 9 जो है वो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात करता है। तो ये प्रोविजन है आपके धारा 9 से लेकर 13 तक, ठीक है ना, जो कि पहले 11 से लेकर 15 तक के थे, अब वो बीएनएसएस में कितने हैं, धारा 9 से लेकर 13 तक। यहाँ पे धारा 9 क्या कहता है, धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की बात करता है। क्या कहता है, धारा 9 कहता है कि प्रत्येक जिले में, देखो अब यहाँ पे जिले की बात आ रही है, प्रत्येक जिले में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के इतने न्यायालय और होंगे और वो ऐसे स्थानों में स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार हाईकोर्ट से परामर्श करने के बाद विनिर्दिष्ट करे। तो पहला जो पॉइंट कह रहा है वो कह रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के न्यायालय की स्थापना स्टेट गवर्नमेंट करती है हाई कोर्ट के परामर्श से, ठीक है ना, हाई कोर्ट के परामर्श से। पहला पॉइंट ये कह रहा है। अब दूसरा इसमें प्रोवाइजो क्या है, प्रोवाइजो कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परामर्श के बाद किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के एक या एक से अधिक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले के लिए या विशेष वर्ग के मामलों का विचारण करने के लिए, ट्रायल करने के लिए स्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पे कौन हो गया, स्पेशल कोर्ट्स हो गई, ये हो गई स्पेशल कोर्ट्स। और उन स्पेशल कोर्ट्स में कौन होगा, आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। आपने देखा होगा यहीं पे स्पेशल मामलों में, जैसे कि भाई आपका पॉक्सो के अधीन गठित करना है कोई, है ना, या फिर कोई स्पीडी ट्रायल करने के लिए कहीं पे गठित करना है, तो
वहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के कोर्ट्स की स्थापना कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परामर्श से। उसके बाद में इसमें जो नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट, वो कह रहा है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन कर रहा है? हाई कोर्ट करता है। कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और उस कोर्ट में बैठने वाली अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना। अब यहां पर जो सेशन कोर्ट की स्थापना थी उसे तो स्टेट गवर्नमेंट कर दे रही थी बिना परमिशन के, लेकिन जो मजिस्ट्रेट के कोर्ट की स्थापना है वो स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के परामर्श से करती है। तो इतना आपको इसमें याद रखना है। अब इसमें थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है, 9 का जो तीसरा पॉइंट है वो कहता है कि हाई कोर्ट जब कभी उसे आवश्यक लगता है, उचित प्रतीत होता है, समीचीन प्रतीत होता है का मतलब उचित प्रतीत होता है कि किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कोई कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम वर्ग या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है वो। यानी हाई कोर्ट जो है जब उसको आवश्यक लगता है तो वह सिविल जज की जो पावर है उसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को प्रदान कर सकता है, या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की शक्तियों को जो सिविल जज को भी प्रदान कर सकता है। ठीक है ना। अब उसके बाद धारा 10 जो है वो क्या कहती है? धारा 10 सीजेएम और अपर सीजेएम के बारे में बात करती है, जो कि पहले कौन सी थी? ये धारा 12, क्योंकि अब यहां से दो धाराएं कट गई ना, 8 और 10। अब तो इसका अब 10 के और 12 के बीच में 2 का डिफरेंस हो गया क्योंकि 2 सेक्शन खत्म हो गई। तो यहाँ पे धारा 10 क्या कहती है? हाई कोर्ट प्रत्येक जिले में किसी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सीजेएम नियुक्त करेगा या करेगी, मतलब हाई कोर्ट जो है। तो अब पहला क्वेश्चन प्री का आपका यही बन जाता है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है मतलब सीजेएम के रूप में जो है किसको नियुक्त किया जाता है? फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है? हाई कोर्ट किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को अपर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एसीजेएम और ये कौन था? सीजेएम। तो पहले में तो सीजेएम की अपॉइंटमेंट है, दूसरे में एसीजेएम की अपॉइंटमेंट है। दोनों ही कौन नियुक्त किया जा रहा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है ना। और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या उस समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन सीजेएम की सभी या कोई भी शक्ति उसे प्राप्त होगी जो भी हाई कोर्ट जो डायरेक्शन देता है। तीसरा इसमें पॉइंट क्या कहता है? हाई कोर्ट आवश्यकता पड़ने पर किसी सब डिवीजन में भी किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एसडीजेएम सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में भी उसको पदाविहित कर सकता है। ठीक है ना। तो यहां पर आपका 10 का ये तीसरा पॉइंट कहता है। अब उसके बाद में यहां पे जो उसको पदाविहित कहते हैं, डेजिग्नेट कर देना किसी को, और यहां पे और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त भी कर सकता है। ठीक है ना। तो किसी सब डिवीजन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को सब एसडीजेएम के रूप में उसको क्या बोलते हैं उसको डेजिग्नेट जो वो कर सकता है। नेक्स्ट कह रहा है सीजेएम के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक एसडीजेएम को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट में से भी आप एसीजेएम को हटा दो, तो एसीजेएम को छोड़ करके एसडीजेएम को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की शक्तियां होंगी। किसको होंगी? एसडीजेएम को, यानी सब डिवीजन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेट की काम पर पर्यवेक्षण की और नियंत्रण की, यानी सुपरवाइजन करने की और कंट्रोल करने की, दोनों की शक्तियां होंगी। किसके अधीन रहते हुए? सीजेएम के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए। और ऐसा एसडीजेएम उनका प्रयोग करेगा।
जो हाई कोर्ट साधारण विशेष आदेश द्वारा उसको विनिर्दिष्ट करती है। ठीक, अब उसके बाद में आता है 11 नंबर सेक्शन। 11 नंबर सेक्शन क्या करता है? वो एसजेएम की बात करता है। एसजेएम मतलब स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये क्या है? यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है तो वह किसी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या फिर जिसने कोई पद धारण किया है किसी भी स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों के मतलब विशिष्ट मामलों में विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में विशिष्ट मामलों या विशिष्ट वर्ग के मामलों के संबंध में किसको फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इस संहिता के द्वारा या इस संहिता के अधीन प्रदान की गई या प्रदान की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदान कर सकता है। तो यहां पर यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? हाई कोर्ट से अनुरोध करती है, तब हाई कोर्ट क्या करती है? किसी भी व्यक्ति को जो सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या पद धारण किया है तब वह किसी भी स्थानीय क्षेत्र में विशिष्ट मामलों के संबंध में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अपॉइंट कर सकती है एसजेएम। ठीक, उसके बाद में ये परंतु कह रहा है प्रोवाइजो कि ऐसी कोई शक्ति ऐसे किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक उसके पास में विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अर्हता या अनुभव नहीं है। यानी उसको जो है उसके पास में ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए जो ऐसी शक्तियां वो धारण कर सके। उसके बाद सेकंड क्लॉज इसका क्या कहता है? ऐसे मजिस्ट्रेट स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी एसजेएम कहलाएंगे और एक समय में कितने टाइम के लिए? 1 वर्ष से अनधिक यानी 1 वर्ष तक के लिए नियुक्त किए जाएंगे। ठीक, जो 1 वर्ष मतलब जो हाई कोर्ट साधारण विशेष आदेश द्वारा निर्देश दे। तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया कि एसजेएम की नियुक्ति के लिए कौन अपॉइंट किया जा सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। दूसरा क्वेश्चन आता है कितनी अवधि तक के लिए नियुक्त किए जाएंगे? तो 1 वर्ष तक की नियुक्ति के लिए। ठीक है ना, यहां से ये क्वेश्चन बन गया। किस सेक्शन में है? 11 में है। अब उसके बाद में नेक्स्ट आती है आपकी सेक्शन नंबर 12। सेक्शन 12 क्या कहती है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता। यानी ये हो गया आपका लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में बात करता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। ये कहता है कि हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजेएम, अब यहाँ पे ये देखना है कि हमें स्थानीय अधिकारिता के अधीन कौन किसके नीचे रहेगा, अधीनस्थ रहेगा। तो हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजेएम समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निश्चित कर सकता है जिनके भीतर धारा 9 या 11, तो धारा 9 के अधीन था जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट और धारा 11 के अधीन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिनके भीतर धारा 9 या 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो इस संहिता के अधीन उनमें वेस्टेड की गई है, विनिहित की गई है। ठीक है ना, तो सीजेएम उनकी जो वो हैं शक्तियां हैं उनको निश्चित करता है हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए। परंतु स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय किसी स्थान में अपनी बैठक कर सकता है या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपनी एक डिस्क्रिशनरी इसमें पावर दे दी गई है। उसके बाद में जो इसका सेकंड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो सीजेएम यहाँ पे परनिश्चय कर रहा था, डिसाइड कर रहा था यहाँ पर, वो एसजेएम का न्यायालय ना यहाँ ऐसे परनिश्चय द्वारा जैसा उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। ठीक है ना, यानी जो कोर्ट है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की वो होल्ड कर सकती है अपनी नहीं
वो कहता है कि जुरिस्डिक्शन और पावर जो होगी ऐसे मजिस्ट्रेट की वो एक्सटेंड करेगी थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट। तो ये इसमें बात कही गई है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जहां धारा 9 या 11 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार किसी उस जिले के जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की बैठकें करता है उस जिले के बाहर किसी क्षेत्र तक है, किसी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता का विस्तार, तब वहां पर इस संहिता में सेशन न्यायालय या सीजेएम के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर संपूर्ण क्षेत्र में उक्त जिला के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सेशन न्यायालय या सीजेएम के प्रति निर्देश है। यानी धारा 9 और 11 के अधीन जुडिशियल मजिस्ट्रेट और स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो नियुक्त किए गए और उनकी स्थानीय अधिकारिता का विस्तार उस जिले में जिसमें वह मामूली तौर पर न्यायालय की बैठकें करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और उस जिले से बाहर किसी क्षेत्र पर है विस्तार, वहां पर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर सीजेएम के प्रति जो निर्देश रहेगा उसका मतलब वो ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में निर्देश माना जाएगा। ठीक, उसके बाद में जो नेक्स्ट है आपका 13 नंबर सेक्शन, वो बात करता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, यानी सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रत्येक सीजेएम सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। यहाँ पे आपको ये याद रखना है पद कि कौन किसके अधीनस्थ होगा, कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा। सीजेएम किसके सबऑर्डिनेट है? सेशन जज के अधीनस्थ। और प्रत्येक अन्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेशन जज के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजेएम के अधीनस्थ होंगे। तो इसमें जो सीजेएम है वो सेशन जज के अधीनस्थ होगा और अन्य जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहेंगे वो सेशन जज के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजेएम के अधीनस्थ होंगे। सीजेएम टाइम टू टाइम अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच कार्य के वितरण के बारे में नियम बना सकता है या आदेश दे सकता है। 14 कहती है आपकी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो 9 से 13 तक हमने ये पढ़ लिया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट के संबंध में प्रावधान। अब बात आती है 14 जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का जो प्रावधान है वो 14 से लेकर 17 तक है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ते हैं। ये क्या है? धारा 14 कहती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार प्रत्येक जिले में उतने व्यक्तियों को जितने वह उचित समझती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंट कर सकती है और उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में से एक जो रहेगा उसको क्या कर देगी? डीएम यानी डीएम अपॉइंट कर देगी। तो डीएम की अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, प्रत्येक जिले में करती है और किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को डीएम बना देती है। राज्य सरकार किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपर जिला मजिस्ट्रेट यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडीएम भी नियुक्त कर सकती है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या उस टाइम पे लागू किसी अन्य विधि के अधीन डीएम की शक्तियां होंगी। तो एडीएम को किसकी शक्तियां हैं? डीएम की। जब कभी किसी डीएम के पद की रिक्ति हो जाती है और कोई अधिकारी उस जिले के किसी कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी तौर पर क्या उत्तरवर्ती होता है तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिए जाने तक क्रमशः उन सभी शक्तियों का प्रयोग और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त और अधिरोपित किए जाएं। यानी होता क्या है कि जब कहीं ट्रांसफर होता है किसी का, कोई अपॉइंटमेंट होता है और स्टेट गवर्नमेंट का जब तक रूलिंग नहीं आएगा और वहां पर कोई कार्यभार संभालना है जो उस टाइम पर लेना है, एक्शन लेना है, तो वो अपने आप ले लेगा जब तक इंतजार नहीं करेगा वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन का। तो जब कभी किसी जिला मजिस्ट्रेट के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप है ये, है ना, जब कोई डीएम नहीं है वहां पर और कोई अधिकारी उस जिले के कार्यपालक प्रशासन के लिए अस्थायी तौर पर उसका उत्तरवर्ती हो जाता है वहां पर, है ना, यानी एडीएम को ही डीएम का पदभार वहां पे संभालना हो, तो ऐसा अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा आदेश दिए जाने तक, जब तक आदेश नहीं आ रहा है स्टेट गवर्नमेंट
का, तब तक क्रमशः वह उन सभी शक्तियों का, चाहे वो डीएम की शक्ति हो उस टाइम पे या फिर वो एडीएम की शक्ति हो, उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन सभी कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस संहिता के द्वारा डीएम को दी गई हैं। नेक्स्ट है इसमें, स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक भी बना सकती है और उसको भार साधन से मुक्त भी कर सकती है। ठीक, यानी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करती है, किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को उपखंड का भार साधक बना सकती है, यानी चार्ज दे सकती है या फिर उसको रिलीव कर सकती है उसके चार्ज से। उसके बाद में ये कहता है कि और इस प्रकार किसी उपखंड का भार साधक बनाया गया जो मजिस्ट्रेट है उपखंड का, वो उपखंड मजिस्ट्रेट कहलाएगा, यानी एसडीएम कहलाएगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक है ना। उसके बाद में पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट साधारण या विशेष आदेश के द्वारा और ऐसे नियंत्रण और निर्देशों के अधीन रहते हुए जो वह अधिरोपित करना बोलते हैं इम्पोज करना, अधिरोपित करना ठीक समझती है, वह उपधारा 4 के अधीन अपनी शक्तियां जो है वो डीएम को डेलीगेट कर सकती है, प्रत्यायोजित कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट है आपका 6 क्लॉज। ये कहता है कि इस धारा की कोई बात तत्समय लागू किसी विधि के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां, यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति किसी पुलिस कमिश्नर को प्रदत्त करने से राज्य सरकार को रोकती नहीं है, निवारित नहीं करती, प्रिवेंट नहीं करती है। तो यहां पर क्या कहना चाह रहा है ये कि पुलिस कमिश्नर भी जो है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और वो राज्य सरकार उसको सौंप सकती है ऐसी शक्तियां। उसके बाद 15 सेक्शन है आपका जो कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक एरिया में या स्पेसिफिक कार्यों का पालन करने के लिए किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को या फिर किसी पुलिस अधिकारी को, जो किसकी शक्ति रख रहा है, एसपी की, पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं है या फिर उसके समतुल्य है, ठीक, इक्विवेलेंट है, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, इतनी अवधि तक के लिए जितनी वह उचित समझती है नियुक्त कर सकती है। तो राज्य सरकार किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट को या फिर किसी पुलिस अधिकारी को जो कि एसपी की रैंक से नीचे का नहीं है, उसको जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात है, यानी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में उनको जाना जाएगा और उन्हें इतनी अवधि तक के लिए जितनी वो उचित समझती है नियुक्त कर सकती है। और कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जो दी जाने वाली शक्तियां हैं वो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त कर सकती है। ठीक, तो यहां पर विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियों की बात की गई है। नेक्स्ट है जो स्पेशल जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है उसकी स्थानीय अधिकारिता क्या होगी। तो राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए डीएम स्थानीय सीमाएं पर निश्चित कर सकता है, धारा 16 ये कहती है। ठीक है ना, यानी जो डिफाइन करना, पर निश्चित करना मतलब डिफाइन करना, लोकल लिमिट्स ऑफ एरियाज जिनके भीतर कार्यपालक मजिस्ट्रेट उन सभी शक्तियों का या उनमें से किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है जो इस संहिता के अधीन उसे दी गई है। ठीक है ना, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता में यह कह रहा है कि राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए डीएम स्थानीय सीमाओं को डिफाइन कर रहा है जिनके भीतर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। और ऐसे डिफाइन करने के अलावा प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट के अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। तो ये भी उसी तरीके से बात कर रहा है जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में बात की गई थी। उसके बाद 17 क्या कहता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का अधीनस्थ होना, इसमें तो था लोकल जुरिस्डिक्शन होना और इसमें है सबऑर्डिनेट होना एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का।
कौन किसके सबऑर्डिनेट होगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में। तो सभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, डीएम के अधीनस्थ होंगे। और किसी सब डिवीजन में शक्तियों का प्रयोग करने वाला प्रत्येक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसको छोड़ करके, एसडीएम को छोड़ करके, प्रत्येक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट डीएम के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए एसडीएम के अधीनस्थ होगा, एसडीएम के सबऑर्डिनेट होगा। दूसरा ये कह रहा है कि डीएम टाइम टू टाइम अपने जो सबऑर्डिनेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं उनके बीच उनके कार्य के वितरण के संबंध में या आवंटन के बारे में नियम बना सकता है। ठीक, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो टाइम टू टाइम क्या कर सकता है, रूल बना सकता है या स्पेशल ऑर्डर दे सकता है जो कि इस संहिता से वो रिलीवेंट हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और एलोकेशन के बारे में, उनके कार्य के यानी बिजनेस के बारे में नियम बना सकता है या विशेष आदेश दे सकता है। तो ये आपका एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात हो गई। अब आती है आपकी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात, यानी जो कि धारा 24 में सीआरपीसी में थी, अब कहां है 18 में। तो यहां से 6 सेक्शन का डिफरेंस पड़ गया ना, 8, 10 और 16 से 19, तो ये टोटल 6 सेक्शन का डिफरेंस पड़ गया, तो 18 24 में आ गया। अब 18 क्या कहता है, इसमें कई सारे क्लॉज हैं। पहला क्लॉज इसमें ये कहता है कि प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए, पहली तो कंडीशन ये है कि हाई कोर्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट के ही परामर्श से, हाई कोर्ट के लिए हाई कोर्ट के परामर्श से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से ऐसे न्यायालय में, यानी ऐसे न्यायालय का मतलब है हाई कोर्ट के लिए, यानी हाई कोर्ट में किसी अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन, अपील या अन्य कार्रवाई के संचालन के लिए, कंडक्ट करने के लिए एक कितना, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी, कर सकती है नहीं, करेगी। और ऐसे एक या अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी, एडिशनल असिस्टेंट नहीं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकती है। उसके बाद इसका दूसरा जो क्लॉज है ना, ये इसमें नया जोड़ा गया था बीएनएसएस में। ये कहता है कि परंतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एनसीआर दिल्ली के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली हाई कोर्ट से परामर्श करने के बाद में लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी। तो ये इसमें नया जोड़ा गया है जो कि दिल्ली के संबंध में प्रावधान करता है। इसमें सेकंड क्लॉज क्या है, सेकंड क्लॉज कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो वहां तो हाई कोर्ट के लिए था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसकी, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की अपॉइंटमेंट की जा रही थी और एक या एक से अधिक अपर यानी एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जा रही थी। अब दूसरा क्लॉज कह रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अब यहां से दूसरा क्लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है और थर्ड वाला पॉइंट जो वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में है और यहां पर भी जिले के लिए है, ठीक है ना। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले का संचालन करने के प्रयोजन के लिए कितने, एक या अधिक क्या कर सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। यहां पे जिले के लिए एपीपी नहीं है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, केवल एक या अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। थर्ड इसमें यह कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले के लिए एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी नियुक्त कर सकती है। ये इसके लिए डिस्क्रिशनरी पावर है यहां पर, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना ये सेल्फ प्रिज्यूम वाली यानी कंपेल्ड हो गई उस पर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक या अधिक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर रही है जिले या स्थानीय क्षेत्र के लिए, जबकि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एक या अधिक एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है। परंतु अब यहां पे फिर परंतु कहा गया कि एक जिले के लिए नियुक्त, एक जिले के लिए अपॉइंट किया गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी अन्य जिले के लिए भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया जा सकता है। ठीक, उसके बाद में इसमें जो फोर्थ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है,
ये कहता है कि डीएम सेशन जज से परामर्श करने के बाद, तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, डीएम और सेशन जज से परामर्श करने के बाद ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इसमें याद रखना है आपको कि 18 का 4 जो क्लॉज है इसमें पैनल की बात की गई है। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट करा कि कोई व्यक्ति स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिले के लिए लोक अभियोजक या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन डीएम के द्वारा जो तैयार किया जाता है पैनल उसमें नहीं है। तो राज्य सरकार के द्वारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उस पैनल में से ही अपॉइंट किया जाएगा जो डीएम ने सेशन जज के परामर्श से बनाया है। उसके बाद में 6 क्लॉज के ये कह रहा है कि उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी, जो हमने अभी पढ़ी है, जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है यानी रेगुलर कैडर है, वहां स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कैडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करेगी। तो यहां पर ये कहता है कि जो पैनल बनाया गया था उसमें से करेगी, लेकिन राज्य में अगर कोई रेगुलर कैडर है तो फिर राज्य सरकार उस कैडर में से ही, व्यक्तियों के कैडर में से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, करेगी। परंतु जहां स्टेट गवर्नमेंट की राय में ऐसा कैडर में कोई भी उपयुक्त पर्सन यानी फिट पर्सन नियुक्ति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो वहां पर जो सरकार है, जो डीएम के द्वारा जो पैनल बनाया गया था 4th क्लॉज में, उसके द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकती है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अभियोजन अधिकारी का नियमित कैडर की बात कर रहा है और यहाँ पे अभियोजन अधिकारी की बात कर रहा है। अभियोजन अधिकारी में कौन कौन आते हैं? लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सहायक लोक अभियोजक के कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, लेकिन वो सहायक लोक अभियोजक और इन जो पद दिए हुए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इनके कृत्यों का पालन करने के लिए नियुक्त किया गया हो व्यक्ति, तो वो अभियोजन अधिकारी कहलाएगा। उसके बाद में इसमें 7th क्लॉज क्या कहता है? कोई व्यक्ति जो अब तक उपधारा 1, 2, 3 या 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। तो देखो 18 का क्लॉज 7 है और 7 में ही 7 वर्ष है, तो आपको ऐसे याद रहेगा ये, ठीक, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए पात्रता क्या है? 7 वर्ष तक विधि व्यवसाय। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी मामले या वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति को जो अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो, तो वहां उसको क्या अपॉइंट कर सकती है? विशेष लोक अभियोजक या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए पात्रता क्या है? 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय। और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए क्या है? 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय। लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो है, ये कह रहा है कि न्यायालय इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए भी परमिशन दे सकता है कोर्ट। ठीक, तो अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए परमिट कौन करेगा? कोर्ट। अब उपधारा 7 और 8 के अधीन प्रयोजनों के लिए वह अवधि जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है, या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, सेवाएं की हैं। ठीक, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि है जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय किया है। तो यहाँ पर बेसिकली ये जो दिया हुआ है
वो इनकी प्रैक्टिस की बात करता है कि कौन कौन सी सर्विसेज में जो है वो प्रैक्टिस माना जाएगा। ठीक, उसके बाद में 19 आपका कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के न्यायालयों में अभियोजन का संचालन करने के लिए एक या अधिक क्या अपॉइंट कर सकती है, सहायक लोक अभियोजक। तो 19 किसकी बात करता है, सहायक लोक अभियोजक की। तो यहाँ पे जो 19 है वो पहले क्या था 25, क्योंकि 6 सेक्शन यहाँ पे डिफरेंस पड़ेगा 6 सेक्शन का। तो एपीपी की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार प्रत्येक जिले में मजिस्ट्रेट के कोर्ट में अभियोजन का संचालन करने के लिए कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी सहायक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है मजिस्ट्रेट के कोर्ट में किसी मामलों का संचालन करने के लिए एक या अधिक सहायक लोक अभियोजक। उसके बाद जो तीसरा पार्ट है इसका, वो कहता है जहां कोई एपीपी किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजन के लिए नहीं है उपलब्ध, वहां पर डीएम को पावर है कि वह राज्य सरकार को, ये नया पॉइंट यहां पे जोड़ा गया है इतना वाला, ये बीएनएसएस में जोड़ा गया है, यहां से लेकर यहां तक का प्रोविजन जो नया जोड़ा गया है कि डीएम राज्य सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को 14 दिन की सूचना देने के बाद किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का बाहर साधक एपीपी अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद में ये कह रहा है कि किसी अन्य व्यक्ति को, जो यहाँ पे देखे ना, किसी अन्य व्यक्ति को जो एपीपी नियुक्त किया जा रहा है उसमें अन्य व्यक्ति में कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक के रूप में यानी एपीपी के रूप में अपॉइंट किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा। पहला, यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया है जिसके संबंध में अभियुक्त को अभियोजित किया जा रहा है, या दूसरा वह इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि डीएम इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे, इंस्पेक्टर की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी को सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। तो इसी से रिलेटेड एक प्रोविजन है इसमें बीएनएसएस में, धारा 339। धारा 339 भी यही कहती है कि जो डीएम है वो अपॉइंट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एपीपी मतलब जो है, यानी ये क्या कहता है कि किसी मामले की जांच या विचारण करने वाला मजिस्ट्रेट, यहाँ पे डीएम नहीं है, यहाँ पे है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट इंस्पेक्टर की पंक्ति से ऊपर के पुलिस अधिकारी को अभियोजन का संचालन करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है ना, तो ये इसमें बात थी। उसके बाद में इसमें आती है नेक्स्ट सेक्शन जो कि अभियोजन निदेशालय की बात करती है, धारा 20, जो कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करती है। ये क्या करती है, ये क्या कहती है, इससे पहले ये धारा जो सीआरपीसी में थी वो 25A में थी। ठीक है ना, अब यहां पर ये क्या कहती है, इसका पहला क्लॉज कि स्टेट गवर्नमेंट किसी स्टेट में एक अभियोजन निदेशालय स्थापित करेगी, यानी डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। अब उसमें कौन होगा, एक अभियोजन निदेशक होगा यानी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होगा, इसको बोल देंगे हम डीपी, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। और इसमें उतने अभियोजन उपनिदेशक होंगे। उपनिदेशक का मतलब क्या हो गया, डिप्टी डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, अभियोजन उपनिदेशक को डीडीपी। तो दोबारा से यहां से पढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट में एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन स्थापित करेगी, यानी ये तो क्या हो गया, विभाग हो गया, डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है ना, अब इस डिपार्टमेंट में एक तो डीपी और एक और उतने डीडीपी जितने वो आवश्यक समझे अपॉइंट कर सकती है। कहां पर, स्टेट में। और ये सेकंड जो है इसका वो कहां है, जिले में। तो ये जो सेकंड वाला है ना, ये यहां पर नया जोड़ा गया है, ये 25A में नहीं था। ये क्या कहता है कि प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय, यानी यहां पे ये क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन,
तो प्रत्येक जिले में जिला अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उपनिदेशक, तो यहाँ पे अब डीपी नहीं है, यहाँ पे कौन है, डीडीपी। जिले में कौन होता है, डीडीपी, और राज्य में कौन है, डीपी भी है और डीडीपी भी है, लेकिन जिले में कौन है, केवल डीडीपी। ठीक है ना, उनको नियुक्त कर सकती है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पॉइंट कह रहा है कि कोई व्यक्ति डीपी या डीडीपी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र, तो सेकंड क्लॉज क्या कह रहा है, पात्रता की बात करता है, क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है। वो डीपी और डीडीपी के रूप में अपॉइंटमेंट के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 15 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो, या वो सेशन जज है या वह सेशन जज रहा है। तो पात्रता जो है अपॉइंटमेंट के लिए 3 हो गई। पहला, वो अधिवक्ता के रूप में 15 वर्ष तक व्यवसाय कर रहा हो। अब इससे पहले जो सीआरपीसी में 10 वर्ष था और अब यहाँ पे कितना हो गया, 15 वर्ष। तो 15 वर्ष तक व्यवसाय कर रहा हो या फिर सेशन जज हो वो, या सेशन जज रहा हो। ये हो गई डीपी की और डीडीपी के रूप में नियुक्ति, डीपी और डीडीपी। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अभियोजन सहायक निदेशक, यानी यहां पे आपने देखा होगा प्रत्येक जिले के जिला अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उपनिदेशक मतलब डीडीपी, और अभियोजन सहायक निदेशक, यानी अभियोजन सहायक निदेशक आपका क्या हो गया, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, असिस्टेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन यानी एडीपी हम कह सकते हैं इसको, या फिर असिस्टेंट डीपी कह सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे कि अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में यानी एडीपी के रूप में नियुक्ति के लिए वो तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम 7 वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो, या वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रहा हो। तो ये आपका ये नया जोड़ा गया है, क्योंकि ये एडीपी के बारे में बात कर रहा है, जो इससे पहले एडीपी का पद नहीं था। ठीक है ना। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट, वो क्या कहता है कि अभियोजन निदेशालय का जो प्रधान रहेगा, जो हेड रहेगा, वो कौन रहेगा, डीपी है। वो कौन होगा, डीपी होगा, जो स्टेट में गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। फोर्थ कह रहा है कि प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक, यानी ये हो गया डीडीपी, वो किसकी बात थी, डीपी की। प्रत्येक डीडीपी या फिर एडीपी, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, एडीपी अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा, यानी ये दोनों किसके अधीनस्थ होंगे, डीपी के। ठीक है ना। और प्रत्येक एडीपी वो अभियोजन उपनिदेशक के अधीन होगा। डीडीपी और एडीपी ये दोनों किसके अधीनस्थ होंगे, डीपी के। लेकिन एडीपी डीपी के डीडीपी के अधीनस्थ होगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है कि हाईकोर्ट में मामलों का संचालन करने के लिए धारा 18(1) या 18(8) के अधीन राज्य सरकार के द्वारा जो नियुक्त किए गए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वो किसके अधीनस्थ होंगे, डीपी के। हाईकोर्ट में मामलों का संचालन करने के लिए जो अपॉइंट किए गए हैं, पीपी, एपीपी और एसपीपी, ये तीनों किसके अधीनस्थ होंगे, ये तीनों होंगे डीपी के, यानी अभियोजन निदेशक के। उसके बाद में धारा 18(3) या 18(8) के अधीन जिला न्यायालय में मामलों का संचालन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किया गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अपर पब्लिक प्रोसिक्यूटर और विशेष पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और धारा 19 की 1 के अधीन जो नियुक्त किया गया है सहायक लोक अभियोजक यानी एपीपी, अभियोजन उपनिदेशक अभियोजन सहायक निदेशक के अधीन होगा। ठीक है ना। यानी ये किसके अधीन है, जब वो जिले में मामलों का संचालन कर रहे हैं तब वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एपीपी या फिर इसमें एपीपी या एपीओ
या पीपी या एसपीपी, ये किसके अधीनस्थ हैं? सहायक अभियोजन उपनिदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक के अधीनस्थ होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट कह रहा है अभियोजन निदेशक की शक्तियां और कार्यों के बारे में। ये कह रहा है कि इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए और अपील फाइल करने पर राय देने के लिए मॉनिटर करना होगा अभियोजन निदेशक को, जिसमें अपराधी 10 वर्ष या उससे अधिक आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय है। तो यहाँ पे डीपी के कार्य जो हैं वो बताए गए हैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे 7वां वाला, ये नया जोड़ा गया है। यहाँ पे 7, 8 भी नया है, 9 भी नया है और 10 भी नया है, ठीक है ना। 11वां आपका 25 जो थी आपकी सीआरपीसी उसका 7वां क्लॉज है और 12वां आपका जो है इसमें 25 का 8वां क्लॉज है। बाकी ये 4 जो है 7, 8, 9, 10 ये 4 नए जोड़े गए हैं। ये क्या कहते हैं कि डीपी की शक्तियां और कार्य ऐसे मामले की कार्रवाई के शीघ्र निपटारे के लिए और अपील फाइल करने पर अपनी राय देने के लिए मॉनिटर करना होगा और जिसमें अपराधी 10 वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय है। और जो ये हो गया डीपी का और ये है डीपीपी का, कि डीपीपी की जो शक्तियां और कार्य हैं जिनमें अपराध 7 वर्ष या उससे अधिक की मतलब अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है, लेकिन 10 साल से कम है, क्योंकि 10 साल से का ऊपर आ गया डीपी के अधीनस्थ वाला, तो उनको त्वरित निपटाने यानी स्पीडी ट्रायल के द्वारा उनको निपटाने के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना और संवीक्षा करना और मॉनिटर करना इसका डीडीपी का कार्य होगा। तो डीडीपी किनके ऊपर जो वो कर रहा है? मॉनिटर, जो कि 7 साल से 10 साल के अधीन जो कारावास से दंडनीय अपराध है उनके मामलों में, और डीपी कर रहा है आपका जो कि 10 साल या उससे अधिक या आजीवन कारावास से मृत्यु से दंडनीय अपराध है। उसके बाद में ये कह रहा है कि जो डीडीपी जो एडीपी है, एडीपी के कृत्य ऐसे मामलों का मॉनिटर करेंगे जिनमें कोई अपराध 7 साल से कम है। यहाँ 7 साल उससे अधिक आ गया 8वें में और 9वें में आ गया 7 साल से कम, जो कि एडीपी के लिए है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद में 7, 8, 9 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जो डीपी है वो डीडीपी या एडीपी को इस संहिता के अधीन सभी कार्रवाइयों के लिए समव्यवहार करने की शक्ति होगी, तीनों को ही, डीपी को, डीडीपी को या एडीपी को। उसके बाद में 11 पॉइंट क्या कह रहा है इसमें? 11 पॉइंट ये कह रहा है कि डीपी, डीडीपी और एडीपी की अन्य शक्तियां और कृत्य और वो क्षेत्र जिसके लिए प्रत्येक अभियोजन उपनिदेशक यानी डीडीपी और एडीपी नियुक्त किया गया है वह होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट करे। यानी डीपी, डीडीपी और एडीपी की अन्य शक्तियां और कृत्य और वो क्षेत्र जिसके लिए प्रत्येक डीडीपी और एडीपी नियुक्त किया गया है उसमें राज्य सरकार उनको निर्दिष्ट करेगी कि उनकी शक्तियां और कृत्य क्या होंगे। और 12वां इसका क्लॉज कह रहा है कि इस धारा के उपबंध पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कृत्यों का पालन करते समय राज्य के महाधिवक्ता पर लागू नहीं होंगे। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है जो कि 6 से लेके धारा 20 तक था। अब हम कल को धारा 21 से स्टार्ट करेंगे नया वाला। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आज के लिए।